हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज से हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, कक्षा 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। तो हम लोग इसी चैप्टर से कक्षा 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो ठोस अवस्था चैप्टर है, ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे इम्पॉर्टेंट है। उसका बेसिक सा रीज़न ये है, आप देख सकते हो मैं जिस मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। मैं जिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसकी अवस्था क्या है, ये भी ठोस है। आप जिस पेन या पेंसिल से लिख रहे होंगे उसकी भी अवस्था क्या है, ठोस है। जिस कॉपी पे लिखते हैं उसकी भी अवस्था क्या है, ठोस है। यानी कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में ठोस अवस्था से घिरे हुए हैं, इसीलिए ठोस अवस्था हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस पहली बात तो अवस्था है, किसकी अवस्था है, द्रव्य की अवस्था है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्रव्य क्या होते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कह रही है वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, यानी जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तथा जो स्थान घेरे, क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी हो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। जैसे हमारा मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है या कुछ ना कुछ जगह घेरे हुए है। आप अगर चाहो तो क्या आप इस मार्कर के स्थान पर कोई दूसरी चीज़ रख सकते हो। जब यह मार्कर यहाँ पर है, ये आपके वायुमंडल में एक निश्चित जगह घेरे हुए है, घेरे हुए है, नहीं घेरे हुए, घेरे हुए हैं। अर्थात ये जो मार्कर हमारा होगा ये द्रव्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो द्रव्य की परिभाषा क्या थी, एक बार फिर से देखो, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे, द्रव्य कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। तो द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, क्या मैंने बोला, द्रव्य की मुख्यतः, यानी ये क्या है, द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं हैं। आप ये मत कहिएगा कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। अगर आपने कह दिया द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं तो ये गलत है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं नहीं होती, द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने एक और अवस्था होती है प्लाज्मा, उसका भी नाम सुना होगा, ठीक है ना। द्रव्य की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है, प्लाज्मा भी होती है, एक बोर आइंस्टीन अवस्था भी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो द्रव्य की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। मुख्यतः 3, बाकी होती इससे ज़्यादा है। मुख्यतः में कौन कौन सी आ जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस का गुणों के आधार पर अध्ययन करेंगे, उसमें अंतर जानेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं, ठीक है ना। तब तक मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूं, अभी मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने जानी थी कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, यानी एक दूसरे से तुलना करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे किसके आधार पर, उसके गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठोस, द्रव और गैस का। और यहाँ पे एक और कॉलम बना हुआ है गुण का, जिस गुण के आधार पर हम लोग इनकी तुलना करने वाले हैं आपस में। तो अगर आप सबसे पहले देखो व्यवस्था, तो ठोस, द्रव, गैस में व्यवस्था कैसी होती है। मान लीजिए, अगर मैंने मान लिया कि हमारा जो द्रव्य है वो कैसे बना हुआ है, वो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होता है, ठोस में अगर आप देखो तो जो अणु है, ये जो अणु पूरा बना हुआ है, ये जो अणु बना हुआ है, ये सभी अणु आपस में होते हैं, बिल्कुल पास पास मिले रखे होते हैं, ठीक है ना। द्रव में अगर हम लोग आए तो द्रव में क्या होता है, इसकी तुलना में द्रव में जो आपके अणु होते हैं, दिख रहा होगा ये 2 अणु है, एक इधर अणु है, ये तीसरा अणु है, ये सभी अणु आपस में हल्का सा दूर दूर हो जाते हैं, ठोस की तुलना में दूर दूर हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें गैस की, तो गैस में क्या होता है, देखो ठोस में बिल्कुल पास पास थे, द्रव में आए हम लोग हल्का सा दूरी बढ़ गई, गैस में आए तो ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होती है हमारे ठोस, द्रव और गैस के अंतर्गत। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट गुण, अंतरा आणविक दूरी के बारे में। नाम को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक का मतलब क्या, कि किन्हीं 2 अणुओं के मध्य की दूरी,
तो अगर ठोस की बात करें तो देखो यहाँ पे भैया, एक ये अणु है, एक ये दूसरा अणु है, ये दोनों अणु बिल्कुल आपस में मिले हुए रखे हैं, मिले हुए रखे हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी कि न्यूनतम होगी, या फिर कह सकते हैं शून्य होगी। ठोस में क्या होता है, अणु आपस में मिले हुए रहते हैं, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी, अंतराण्विक दूरी, वो क्या होगी, वो होगी आपकी न्यूनतम। क्या होगी, न्यूनतम होगी। उसके बाद भैया बात करें द्रव की, तो जैसे मैंने आपको बताया, ठोस से जब द्रव में आते हैं तो अणु क्या हो जाते हैं, आपस में थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। ठोस की तुलना में द्रव में आए तो ठोस की तुलना में अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर देखो जो अंतराण्विक दूरी होगी वो क्या होगी, वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होगी, यानी अंतराण्विक दूरी क्या हो जाएगी, ठोस से अधिक। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस में क्या है, यहाँ पे अणु थोड़ा सा पास पास में थे, गैस में गए तो अणु एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, यानी यहाँ पर अगर हम लोग अंतराण्विक दूरी की बात करें तो ये हो जाएगी अधिकतम। क्या हो जाएगी, अधिकतम। समझ में आई बात। एक बार फिर से देखिए, ठोस के केस में अंतराण्विक दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्यों, क्योंकि ठोस में अणु हमारे आपस में बिल्कुल मिले हुए रखे होते हैं। द्रव की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतराण्विक दूरी क्या होती है, ठोस से अधिक होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर अणु बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं, यहाँ पर हल्का सा दूर हो गए। गैस की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतराण्विक दूरी अधिकतम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट गुण की बात करें, कह रहा है अंतराण्विक बल। अब यहाँ पर जब ठोस में अणु हमारे पास पास में रखे हैं, पास पास में रखे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें अच्छी सी दोस्ती होगी। जब दोस्ती है तभी तो पास में बैठोगे, तो उसके मध्य दोस्ती है। दोस्ती का मतलब क्या, उनके मध्य अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अंतराण्विक बल ठोस के केस में अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम। द्रव में आए, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, यानी कि अंतराण्विक जो बल है वो क्या हो जाएगा, ठोस से कम हो जाएगा, ठोस से कम हो जाएगा। गैस के केस में दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। देखो दो अणु दिखाए गए हैं, एक ये है एक ये है, और दोनों अणु एक दूसरे से बहुत अलग हैं, यानी किसी भी अणु को दूसरे अणु से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इनके मध्य कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। आप यह कह सकते हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, अंतराण्विक बल का मान यहाँ पर शून्य है या फिर न्यूनतम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। एक बार फिर से आप पूरा देखिए, ठोस के केस में अंतराण्विक दूरी न्यूनतम, द्रव के केस में ठोस से अधिक, दिख रहा है फिगर से आप सभी को। गैस के केस में अंतराण्विक दूरी होती है अधिकतम। ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर अंतराण्विक बल की बात करेंगे तो ठोस में अंतराण्विक दूरी हमारी न्यूनतम है तो बल क्या हो जाएगा, अधिकतम। द्रव में बल क्या हो जाएगा, ठोस से कम हो जाएगा। ठीक है। गैस में बात करें तो गैस में अंतराण्विक बल हमारा न्यूनतम होता है। फिर अगर मैं बात करूं आकार की, तो ठोस का आकार हमारा निश्चित होता है, ठोस का आकार हमारा निश्चित होता है। जैसे मैंने बात करी थी अभी इस मार्कर की, तो इस मार्कर का आकार कैसा है, निश्चित है। ये अभी भी इसी आकार का है, 1 महीने बाद देखोगे तभी भी इसका आकार यही रहेगा, चाहे आप जितने समय बाद देखो इसका आकार यही रहेगा, कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। मतलब जो ठोस का आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव की बात करें, द्रव जैसे आपने देखा होगा जल को, अगर आप जल को किसी भी पात्र में लो तो वो उस पात्र के आकार का हो जाता है, यानी कि द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा, अनिश्चित। जैसे अगर आप द्रव को किसी ग्लास में लो तो वो ग्लास के आकार का रहेगा, अगर आप द्रव को किसी बोतल में ले लो तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा, अगर आप जल को किसी जग में ले लो तो वो जग के आकार का हो जाएगा, यानी आकार कैसा है, अनिश्चित है। गैस के केस में आकार अनिश्चित होता है, गैस के केस में भी आकार अनिश्चित होता है। मतलब गैस जिस भी पात्र में होती है उस पात्र का आकार ले लेती है। जैसे अगर आप किसी अगरबत्ती के धुएं को या किसी धूपबत्ती के धुएं को एक डिब्बी में बंद कर दो तो उसने क्या किया है, उतनी जगह घेरी हुई है, उसका आकार वैसा है, डिब्बी के आकार का है। और अगर आप उसको
किसी कमरे में ले जाओ तो वो क्या हो जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है ना। या कमरे का आकार ले लेती है, किसी दूसरे पात्र में रखो तो उस पात्र का आकार ले लेती है, ठीक है ना। आयतन की बात करें, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन का मतलब सिंपल सा है, ये कितनी जगह घेर रहा है। तो ये जो मार्कर है, ये मैं इसको कहीं पर भी रखूं ये इतनी जगह घेरेगा, ज़्यादा तो घेरेगा नहीं, ना ही कम घेरेगा। तो यानी ठोस का आयतन क्या है, निश्चित है। द्रव की बात करें भैया, तो द्रव का आयतन क्या होता है, द्रव का आयतन भी आपका निश्चित होता है। कैसे, जैसे आपके पास जल है, अगर आपने आधा लीटर जल लिया है किसी ग्लास में, तो वो ग्लास का आधा लीटर भाग घेरेगा। और अगर आपने उसी जल को किसी बोतल में ले लिया तो वो बोतल का आधा लीटर भाग घेरेगा। और अगर आपने क्या किया, उसी जल को किसी जग में ले लिया तो वो क्या करेगा, जग का केवल और केवल आधा लीटर भाग ही घेरेगा। यानी कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तीसरी स्टेट क्या है, गैस। गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी धूप बत्ती के धुएं को क्या करो, किसी डिब्बी में बंद कर लो तो वो डिब्बी के आकार की हो जाएगी, ठीक है ना। डिब्बी के जितना स्थान होगा उतना स्थान घेर लेगी। और अगर आप उसको ले जाकर किसी कमरे में खोल दो तो क्या करेगी, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा, कि द्रव्य की अवस्थाएं जो होती हैं उनको गुणों के आधार पर कैसे हम लोग अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और साथ में जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट नीचे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। सो धन्यवाद।